ऐसे ये मोबाइल जाए फिर। भैया इतना एडिट कर दीजिए। हाँ कर देना सर। ये बंद कर दूं क्या ऐसे? हाँ बंद कर दीजिए। बीच बीच में आपको लगेगा कि तो खोल दीजिए मैं एडिट कर ठीक। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर एसपी सिंह। आज हम लोग एनसीईआरटी की कड़ी में देखेंगे कि कक्षा 6 के एनसीईआरटी के माध्यम से हमको क्या सीखने को मिलता है। चैप्टर का नाम है आखेट, खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादक तक। आखेट का मतलब है कि मानव जब धरती पर आया तो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में 3 चीजों की आवश्यकता होती है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो मानव को सबसे पहले रोटी की आवश्यकता पड़ती है। तो रोटी कैसे मिली है उसी की यात्रा के बारे में एनसीईआरटी यहाँ बता रही है कि जीवन के लिए रोटी का क्या महत्व है, कैसे वो सबसे पहले आखेट करता है, फिर उसका संग्रह करता है, भोजन का उत्पादन कैसे करता है। ये एनसीईआरटी हमको बहुत बेसिक चीजों से जोड़ती है और इन्हीं बेसिक चीजों को हम समझते हुए पढ़ेंगे तो ये हमारी परीक्षा के लिए बहुत योगदान होगा। तुषार की रेल यात्रा हमारे देश की एक विशेषता है और जिसे एनसीईआरटी ने पूरी तरह से अडॉप्ट भी किया हुआ है। विशेषता यह है कि हम कहानी के रूप में कठिन से कठिन चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं। इसी पैटर्न को लेकर के अगर आप अपनी पढ़ाई करेंगे तो जैसे जैसे जटिल होती जाएगी परीक्षा या आपका पेपर, तो आप देखेंगे कि कहानी के माध्यम से कैसे उसका आप सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं। जैसे तुषार अपने एक रिश्तेदार की शादी में दिल्ली से चेन्नई जा रहा था, अर्थात उत्तर से दक्षिण जा रहा है। रेल में उसे खिड़की वाली सीट मिल गई, अर्थात ये भारत दर्शन भी कराना चाह रही है एनसीईआरटी, जहां से वो बाहर का नजारा देखने में मग्न हो गया। तेज दौड़ती गाड़ी से उसने देखा कि पेड़ पौधे, घर, खेत, खलिहान, क्या क्या एनसीईआरटी चेक कर रही है? पेड़ पौधे अर्थात पर्यावरण, घर अर्थात हमने बताया रोटी, कपड़ा और मकान, खेत खलिहान अर्थात हमारी ग्रीनरी क्या है, हमारे भोजन के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। बड़ी तेजी से पीछे छूटते चले जा रहे थे। तभी उसके चाचा ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, पता है लोगों ने मात्र 150 साल पहले रेल की यात्रा करनी शुरू कर दिया था। इतिहास भी बताया जा रहा है रेलवे का। बस तो इसके कुछ दशक बाद आई, अर्थात रेलवे के बाद बस आई। तुषार सोचने लगा कि जब लोगों के पास आने जाने के लिए तेज रफ्तार वाली सवारियां नहीं थी तो क्या वे यात्रा ही नहीं करते थे? क्या वे अपनी सारी जिंदगी एक जगह पर बिता दिया करते थे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। एनसीईआरटी खुद से प्रश्न कर रही है, खुद उसके आंसर दे रही है और हमें एक इंफॉर्मेशन दे रही है जिससे हम अपनी स्टोरी बिल्डिंग को आगे बढ़ा सकें। क्या क्या है? आरंभिक मानव, आखिर वे इधर उधर क्यों घूमते थे? घूमना क्यों जरूरी है? मानव के जीवन के विकास की यात्रा को कितनी साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश की जा रही है। हम उन लोगों के बारे में जानते हैं जो इस उपमहाद्वीप में 20 लाख साल पहले रहा करते थे। आज हम उन्हें आखेटक, खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। कितने पीछे की बात ये एनसीईआरटी बताना चाह रही है? 20 लाख साल। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियां और चिड़ियां पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियां, अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक, खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमा करते थे और ऐसा करने के कई कारण थे। पहला कारण तो यह है कि अगर वे एक ही जगह पर ज्यादा दिनों तक रहते थे तो आसपास के पौधों, फलों, जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे। इसलिए और भोजन की तलाश में इन्हें दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। तत्कालिक समय में कृषि का आविष्कार हुआ नहीं था और एक ही जगह पर वो बहुत लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर सकते थे, इसलिए घूमना उनकी नियति थी।
इसी को बाद में जाकर के आप देखेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में झूम खेती होती है या झूम कृषि होती है कि एक जगह लोग फसल पैदा करते थे और फिर उसे जला करके नए जगहों की तलाश के लिए निकल जाया करते थे। ऐसा ही कहना चाह रहे हैं, एक जगह पर रहने पे वो समाप्त कर देते, इसलिए वो भोजन की तलाश में निकलते थे। पापी पेट का सवाल था। दूसरा कारण यह है कि जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। अब तीसरा कारण क्या है? पहला कारण इसने बताया कि समाप्त हो जाता है, इसलिए दूसरा कारण क्या है? जानवर अपने शिकार के लिए या हिरण और मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए तो दूसरी जगह जाया करते हैं, इसलिए इन जानवरों का शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते थे। तीसरा कारण है कि पेड़ों और पौधों में फल फूल अलग अलग मौसम में आते हैं। ये डाइवर्सिटी ऑफ नेचर भी बताने की कोशिश कर रही है, इसलिए लोग इसकी तलाश में उपयुक्त मौसम के अनुसार एक दूसरे इलाके में घूमा करते थे। अर्थात नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं। चौथा कारण यह है कि पानी के बिना किसी प्राणी या पेड़ पौधों का जीवित रहना संभव नहीं होता। पानी झीलें, झरनों, नदियों में ही मिलता है। यद्यपि कई नदियों और झीलों का पानी कभी कभी नहीं सूखता, कुछ झीलों और नदियों में पानी बारिश के बाद ही मिल पाता है, इसलिए ऐसी झीलों नदियों के किनारे बसे लोगों को सूखे मौसम में पानी की तलाश के लिए इधर उधर भटकना पड़ता है, अर्थात नेचर में भटकने के लिए मजबूर कर रही है। अब आरंभिक मानव के बारे में क्या जानकारी और कैसे मिलती है, इसके बारे में एनसीईआरटी हमको सावधान कर रही है। पुरातत्वविदों अर्थात आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक किया करते थे और आखेटक और खाद्य संग्राहक किया करते थे। ये संभव है कि लोगों ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार बनाए हैं। इसमें से पत्थरों के औजार आज भी बचे हुए हैं। तो मानव शिकार करने के लिए, हंटिंग के लिए जिस टूल्स का आविष्कार करता था उसी को तात्कालिक समय का हथियार कहा है, ऐसा एनसीईआरटी हमसे बात करके बता रहे हैं। इनमें से कुछ औजारों का उपयोग फल फूल काटने, हड्डियां और मांस काटने, पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया जाता था। कुछ के साथ हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे रहते थे। मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार भी बनाए जाते थे। कुछ औजारों से लकड़ियां काटी जाती थी। लकड़ियों का उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ियां और औजार बनाने के लिए भी किया जाता था, ऐसा इसमें कहने की कोशिश की जा रही है। कैसे कैसे औजार थे ये आप आसानी से चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि शिकार के लिए इन हथियारों का उपयोग किया जाता था। पत्थर के औजारों का उपयोग बाएं इंसान के खाने योग्य जड़ों को खोदने के लिए किया जाता था, दाएं जो इस तरफ है जानवरों की खाल से बने वस्त्रों को छेलने के लिए किया जाता था। ठीक है, इस तरह से चित्र के माध्यम से एनसीईआरटी समझाने की कोशिश करेगी। जब मानव का पेट भरेगा तो वो अपने रहने के लिए कोई न कोई स्थान निश्चित करेगा ही, रोटी, कपड़ा और मकान। तो मानचित्र 2 को देखो, लाल त्रिकोण वाले स्थान के वो पुरातत्व स्थल हैं जहां पर आखेटक खाद्य संग्राहकों के होने के प्रमाण मिले हैं। इसके अलावा भी कई स्थानों पर आखेटक खाद्य संग्राहक रहते थे। मानचित्र में सिर्फ कुछ गिने चुने स्थान ही चिन्हित किए गए हैं। कई पुरातत्व स्थल नदियों और झीलों के किनारे पाए गए हैं। तो मानचित्र 2 है, महत्वपूर्ण स्थल है जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। और वो कौन कौन से हैं तो देख लीजिए। भीमबेटका है, कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पड़ता है। और महागढ़ा कोल्डीवा ये आपके उत्तर प्रदेश में पड़ता है। नर्मदा नदी, ताप्ती, गोदावरी, इनामगांव ये आपके महाराष्ट्र में पड़ता है। और हुसकी कृष्णा नदी, कुरनूल गुफाएं आंध्र प्रदेश में, ब्रह्मगिरी कर्नाटका में, पय्यमपल्ली आपका ये तमिलनाडु में पड़ता है। कावेरी नदी, आदि चंदलूर ये आपके केरल में पड़ता है। ये स्थान है पुरातात्विक स्थल। नवपाषाणिक स्थल जो ये है आप देख लीजिए कलर के हिसाब से, ब्लू कलर वाले क्या है? पय्यमपल्ली ये आपके तमिलनाडु में है। ब्रह्मगिरी ये महापाषाण कालिक स्थल है। ठीक है, और जो रेड वाले हैं वो आपके भीमबेटका है जैसे पुराण पाषाणिक स्थल है। बुर्जहोम ये नवपाषाण काल के स्थल है। ठीक है, मेहरगढ़ ये भी नवपाषाण काल का स्थल है। चिराद ये भी नवपाषाण काल का है। दाओजली हैंडिंग ये आपके असम वाले सेक्टर में पड़ता है।
तो दाओजली हैंडी, ये भी क्या है, नवपाषाण काल के स्थल हैं। ये सब परीक्षा में पूछे जाते हैं। आधुनिक नगर इसमें कोलकाता जैसे दिखाया गया है, ये आधुनिक नगरों में आता है, मुंबई आधुनिक नगरों में आता है। तो इस तरह से आपको समझाने की कोशिश की गई है। अब चूंकि पत्थर के उपकरण बहुत महत्वपूर्ण थे, इसलिए लोग ऐसी जगह ढूंढते थे जहां अच्छे पत्थर मिल सकें। ठीक है, जैसे भीमबेटका, आधुनिक मध्य प्रदेश। भीमबेटका कहाँ है? रायसेन जिला, मैंने बताया है, मध्य प्रदेश में। इस पुरातत्व स्थल पर गुफाएं और कंदराएं मिली हैं। लोग इन गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि यहाँ उन्हें बारिश, धूप, हवाओं से राहत मिलती थी। ये गुफाएं नर्मदा नदी के घाटी के पास में है। क्या आप बता सकते हैं कि रहने के लिए लोगों ने ये जगह क्यों चुनी होगी? तो ये एक आपसे गेस करा रही है। एनसीईआरटी आप देखेंगे हमेशा वार्तालाप की स्थिति में अपने प्रश्नों को डील करती है और ये चाहती है कि जो भी बच्चा इसे पढ़े वो एक प्रश्नावली की शैली में पढ़े, आंसर देता रहे और उसमें उसकी जिज्ञासा जिंदा रहे। शैल चित्रकला, इसमें हम क्या पता लगा सकते हैं? यही सारे चित्र बने हुए हैं भीमबेटका में। इसके बारे में बताओ। जिन गुफाओं में लोग रहते थे उनमें से कुछ की दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें से कुछ सुंदर उदाहरण मध्य प्रदेश और दक्षिणी उत्तर प्रदेश की गुफाओं में चित्र हैं, जिसमें जंगली जानवरों की बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। ठीक है, ये है आपका हमारा अतीत भीमबेटका का चित्र लग रहा है। पुरातत्व स्थल, पुरातत्व स्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार, बर्तन, इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। ऐसी वस्तुओं का निर्माण लोगों ने अपने काम के लिए किया था और बाद में वे वहीं छोड़कर चले गए थे। ये जमीन के ऊपर, अंदर, कभी कभी समुद्र और नदी के तल में भी पाए जाते हैं। इन पुरा स्थलों के बारे में आपको अगले अध्याय में बताया जाएगा, अर्थात वो आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किस क्रम में क्या इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक तरफ से सारी एनसीईआरटीज को हम बता करके क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे हमको पढ़ना है, यही सारी चीजें हम आपके लिए निःशुल्क लेकर के उपलब्ध करा रहे हैं। आग की खोज, मानचित्र 2 में कुरनूल गुफा ढूंढो, पृष्ठ 13। यहाँ राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब यह है कि आरंभिक लोग यहाँ जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए किया गया होगा, जैसे कि प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों से दूर रहने के लिए या उनको भगाने के लिए। आज हम आपका आग का क्या उपयोग कर सकते हैं, अर्थात जहां कोई इंफॉर्मेशन दी जा रही है वहीं पे समझदारी भरे प्रश्न भी पूछने की कोशिश की जा रही है। नाम और तिथियां, हम जिस काल के बारे में पढ़ रहे हैं, पुरातत्वविद का मतलब क्या हो गया, आर्कियोलॉजिस्ट ने उनके बड़े बड़े नाम रखे हैं। आरंभिक काल को वे पुरापाषाण काल, पैलियोलिथिक एज इसे बोलते हैं। यह दो शब्दों पुरा यानी प्राचीन और पाषाण यानी पत्थर से बना है। यह नाम पुरातत्व स्थलों से प्राप्त पत्थर के औजारों के महत्व को बताता है। पुरापाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले तक के दौरान को माना जाता है। कि कालखंड की गणना 20 लाख से लेकर के 12,000 साल का कालखंड को क्या बोला जाता है, पुरापाषाण काल या पैलियोलिथिक एज। इस काल को भी लोग 3 भागों में विभाजित करते हैं, जैसे आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल। आरंभिक का मतलब है आपका लोअर पैलियोलिथिक एज और मीजो पैलियोलिथिक एज एंड अपर पैलियोलिथिक एज। ठीक है, तो इसको आरंभिक, मध्य और उत्तर पुरापाषाण काल भी कहते हैं। मानव इतिहास की लगभग 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित होती है। जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मीजोलिथिक यानी मध्यपाषाण काल का युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल तक का है। नवपाषाण काल, मध्यपाषाण काल और पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल, ये हम लोग पाषाण काल को 3 भागों में बांटते हैं। तो पुरापाषाण काल को 3 भागों में, आरंभिक, मध्य और उत्तर, इसको अंग्रेजी में कहते हैं लोअर मीजो पैलियोलिथिक एज और अपर पैलियोलिथिक एज। ठीक है, उसके बाद का जो काल है वो मध्यपाषाण काल का है। तो मध्यपाषाण काल को मीजोलिथिक भी कहते हैं और मीजो पैलियोलिथिक अलग है, मीजोलिथिक अलग है। ठीक है, जिसे मध्यपाषाण युग कहते हैं। इसका समय लगभग 12,000 से लेकर के 10,000 साल पहले तक है। इस काल के पाषाण औजार आमतौर पर बहुत छोटे होते थे। इन्हें माइक्रोलिथिक इसी कारण से कहा गया है, लघु पाषाण काल भी कहा जाता है।
प्राय इन औजारों में हड्डियों या लकड़ियों के मुट्ठे लगे होते थे। हंसियां, आरी जैसे औजार मिलते हैं। साथ साथ पूरा पाषाण काल वाले औजार भी इस दौरान बनाए जाते थे। अगले युग की शुरुआत लगभग 10,000 साल पहले से होती है, जिसे नवपाषाण युग कहा गया है। तो कालखंड में आप एक रेखा चित्र बनाएंगे और उस कालखंड को कैसे लिखने की आप कोशिश करेंगे, जैसे हम एक बना करके आपको बता दे रहे हैं। चलिए हम बोल दे रहे हैं, आप उसको जो है अपने हिसाब से बनाइएगा, ठीक। हमने बताया है कि पूरा पाषाण काल, पाषाण काल को 3 भागों में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और नियोलिथिक एज। अब पेलियोलिथिक एज को पुनः 3 भागों में, लोअर पेलियोलिथिक एज, मीजो पेलियोलिथिक एज और अपर पेलियोलिथिक एज। और उसके बाद मेसोलिथिक एज में चूंकि तापमान बढ़ रहा था, छोटे छोटे औजार बनाए जा रहे थे, इसलिए काल को माइक्रोलिथिक या मेसोलिथिक काल भी कहा जाता है। यही इतनी बात इन्होंने बताई है, तो इसे चित्र के माध्यम से आप लोग व्यक्त कर लीजिएगा, तो बार बार ये आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो बदलती जलवायु के बारे में, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बड़े बदलाव आए हैं, ऐसा ही बताने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। गर्मी बढ़ने लगी थी, इसके परिणामस्वरूप कई क्षेत्रों में घास वाले मैदान बनने लगे थे। इससे हिरण, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे उन जानवरों की संख्या बढ़ी जो घास खाकर जिंदा रह सकते हैं। जो लोग इन जानवरों का शिकार करते थे वे भी इसके पीछे आए और इनके खाने पीने की आदतों और प्रजनन के समय की जानकारी हासिल करने लगे। हो सकता है कि तब लोग इन जानवरों को पकड़कर अपनी जरूरत के अनुसार पालने की बात सोचने लगे हों। साथ ही इस काल में मछली भी भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत बन गई, अर्थात मध्य पाषाण काल में ये सारी घटनाएं घट रही हैं, तो ये आपको नोट कर लेना चाहिए। खेती और पशुपालन की शुरुआत एक पीसीएस वगैरह में प्रश्न पूछा जाता है, तो आइए देखते हैं कैसे पूछता है। इसी दौरान उपमहाद्वीप के विभिन्न इलाकों में गेहूं, जौ, धान जैसे अनाज प्राकृतिक रूप से उगने लगे थे। शायद महिलाओं, पुरुषों और बच्चों ने इन अनाजों को भोजन के लिए बटोरना शुरू कर दिया होगा। साथ ही वे यह भी सीखने लगे होंगे कि यह अनाज कहाँ उगते थे, कब पककर तैयार होते थे। ऐसा करते लोगों ने इन अनाजों को खुद पैदा करना सीख लिया होगा। इस प्रकार धीरे धीरे वे कृषक बन गए होंगे। इसी तरह लोगों ने अपने घरों के आसपास चारा रख कर लोगों को आकर्षित कर उन्हें पालतू बनाया होगा। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वो कुत्ता या कुत्ते का जंगली पूर्वज था। धीरे धीरे लोग भेड़, बकरी, गाय, सुअर, तो मानव का सबसे प्रिय और सबसे पहला जानवर कौन सा है? कुत्ता। उसके बाद अन्य जानवर है, तो ये बताने की कोशिश हो रही है, ठीक है। अपने नजदीक आने को उत्साहित करने लगे। ऐसे जानवर झुंड में रहते थे, ज्यादातर घास खाते थे। अक्सर लोग अन्य जंगली जानवरों के आक्रमण से इनकी सुरक्षा किया करते थे और इस तरह धीरे धीरे वो पशुपालक बन गए हैं। तो ये कहानी इस तरह से एनसीईआरटी आपको बता रही है। फिर आपसे प्रश्न भी पूछ रही है कि क्या तुम बता सकते हो, क्या बता सकती हो कि सबसे पहले कुत्तों को ही पालतू क्यों बनाया गया? तो ये आपसे लॉजिक भी पूछ रहा है, जिससे आपके प्रश्न करने की प्रक्रिया का पता चले। उनके बसने की प्रक्रिया क्या है? देखिए, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। अपनाए गए ये पौधे जानवर अक्सर जंगली पौधों और जानवरों से भिन्न होते हैं। इसकी वजह यह है कि बसने की प्रक्रिया की दिशा में अपनाए गए पौधों या जानवरों का लोग चयन करते थे। जैसे उदाहरण के लिए उदाहरण देख लीजिए, एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, एनसीईआरटी यही बताना चाह रही है। जो भी बात कहती है उसको एग्जाम्पल के साथ सिद्ध करती है। के तौर पर लोग उन्हीं पौधों जानवरों का चयन करते थे जिनके बीमार होने की संभावना कम हो। यही नहीं, लोग उन्हीं पौधों को चुनते हैं
जिनसे बड़े दाने वाले अनाज पैदा होते हैं, साथ ही जिनकी मजबूत डंठलें अनाज के पके दानों के भार को संभाल सकें। ऐसे पौधों के बीजों को संभाल कर रखा जाता है ताकि वे फिर से उगाने के लिए उनके गुण सुरक्षित रह सके। इन्हीं जानवरों को आगे प्रजनन के लिए चुना जाता है जो आमतौर पर अहिंसक होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि पाले गए जानवर तथा कृषि के लिए अपनाए गए पौधे जंगली जानवरों तथा पौधों से धीरे धीरे भिन्न होते गए और मिसाल के तौर पर जंगली जानवरों की तुलना में पालतू जानवरों के दांत और सींग छोटे होते चले गए। तो पालतू जानवर और जो पौधे जो मानव कृषि के लिए उपयोग करने लगा तो उनके स्वरूप में कैसे बदलाव आता है ये एनसीईआरटी बताने की कोशिश कर रही है। इन दांतों को देखो, इनमें कौन सा जंगली सुअर का है, कौन सा पालतू सुअर का, तो ये दिखाने की कोशिश इसमें किया गया है। चित्र पूरी तरह से साफ नहीं है लेकिन दोनों के दांतों में अंतर होता है। बसने की प्रक्रिया पूरी दुनिया में धीरे धीरे चलती रही, करीब 12,000 साल पहले शुरू हुई और वास्तव में आज हम जो भोजन करते हैं तो इसी बसने की प्रक्रिया की वजह से कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं जौ आते हैं और इसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते के बाद भेड़ बकरी आते हैं। तो क्रम क्या है, कुत्ता है, उसके बाद भेड़ बकरी। अनाज का उपयोग कैसे होता है, बीज के रूप में, खाद्य के रूप में, उपहार के रूप में, भंडारण के लिए कैसे होता है, तो चित्र बहुत साफ नहीं है लेकिन इसी तरह से होता था। एक नवीन जीवन शैली, तुम किसी पौधे के बीज को बोकर देखो, तुम पाओगी कि इसे विकसित होने में कुछ वक्त लगता है। इसमें कुछ दिन, कुछ महीने या फिर कुछ साल लग सकता है। इसलिए जब लोग पौधे उगाने लगे तो उसकी देखभाल के लिए उन्हें एक ही जगह पर लंबे समय तक रहना पड़ा था। बीज बोने से लेकर फसलों के पकने तक, पौधे की सिंचाई करने, खरपतवार हटाने, जानवरों चिड़ियों से उनकी सुरक्षा करने जैसे बहुत से काम शामिल थे। कटाई के बाद अनाज का उपयोग बहुत संभाल कर करना पड़ता था। अनाज को भोजन और बीज दोनों ही रूपों में बचा कर रखना आवश्यक था, इसलिए लोगों को इसके भंडारण की बात सोचनी पड़ी थी। बहुत से इलाकों में लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए, टोकरियां चुनी और फिर जमीन में गड्ढा खोदा। क्या तुम्हें लगता है कि शिकारी या भोजन संग्रह करने वाले बर्तन बनाते और उनका प्रयोग करते होंगे? अपने जवाब का कारण बताओ। यहाँ भी एनसीईआरटी सिखाने की कोशिश कर रही है, एक दृष्टांत देती है और उस दृष्टांत के माध्यम से आपसे प्रश्न पूछती है कि क्या ऐसा पॉसिबल था। अब जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार, जानवर बच्चे देते हैं जिससे उनकी संख्या बढ़ती है। अगर जानवरों की देखभाल की जाए उनकी संख्या तो बढ़ती ही है, साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त हो सकता है जो भोजन का एक अच्छा स्रोत है। यही नहीं, जानवरों से हमें मांस भी मिलता है। दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। आप ये मत समझिएगा कि केवल फसल ही भंडारण का एक तरीका है, क्योंकि ये प्रक्रिया एक चैन के रूप में चलती है। तो जो साइंस पढ़ते हैं उसमें जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो कैसे एक साइकिल बनती है खाद्य और अखाद्य के बारे में, वो उसका आपको डिटेल से जानकारी मिलेगी। तो भोजन के संग्राहक के रूप में पशु भी है और दूसरे शब्दों में पशुपालन भोजन के भंडारण का एक तरीका है। भोजन के अतिरिक्त जानवरों से क्या क्या मिल सकता है, आज जानवरों का उपयोग किस लिए होता है, ये आपसे प्रश्न भी पूछा जा रहा है। और आरंभिक कृषकों और पशुपालकों के बारे में पता करते हैं, एनसीईआरटी बता रही है। मानचित्र 2 पृष्ठ संख्या 13 में देखो, क्या तुम्हें नीले वर्ग दिखाई दे रहे हैं? हमने आपको दिखाया नौपाषाण काल के स्थल। इनमें से प्रत्येक बिंदु उस जगह को दर्शाता है जहां पुरातत्वविदों को शुरुआती कृषकों पशुपालकों के होने के साक्ष्य मिले हैं। ये पूरे उपमहाद्वीप में पाए गए हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण पश्चिमोत्तर क्षेत्र में, आधुनिक कश्मीर में, पूर्वी तथा दक्षिण भारत में पाए गए हैं। वास्तव में ये निर्दिष्ट स्थान कृषकों और पशुपालकों की बस्तियां थी या नहीं, ये जांचने के लिए वैज्ञानिक खुदाई में मिले पौधों, पशुओं के हड्डियों के नमूनों का अध्ययन करते हैं। इनमें से सबसे रोचक जले हुए अनाज के दानों के अवशेष हैं। ऐसा लगता है कि ये गलती से या फिर जानबूझकर जलाए गए होंगे। वैज्ञानिक इन अनाजों की पहचान कर सकते हैं और इस तरह हमें पता चलता है कि इस महाद्वीप के विभिन्न भागों में बहुत सारी फसलें उगाई जाती रही होंगी। वैज्ञानिक विभिन्न जानवरों के हड्डियों की भी पहचान कर सकते हैं। ये वैज्ञानिक तरीका है जिससे ये जानने की कोशिश की गई है कि कैसे मानव इन सब अनाजों का उपयोग किया होगा। जब अनाज का उपयोग करना मानव सीख गया तो वो अस्थायी रूप से एक जगह बसने की कोशिश करता है। पुरातत्वविदों को कुछ पुरातात्विक स्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि गुरजहोम वर्तमान कश्मीर में है। ये लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे जिसे गर्तावास कहा गया है।
इनमें से रहने के लिए सीढ़ियां होती थी, उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, जिससे इन्हें ठंड के मौसम में सुरक्षा मिलती होगी। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर और बाहर दोनों ही स्थानों पर आग जलाने की जगहें मिली हैं। ऐसा लगता है कि लोग मौसम के अनुसार घरों के अंदर या बाहर खाना पकाते होंगे। एक गर्भवास का चित्र बनाओ। ये पूछना चाह रहा है कि जो आज इसको बताया जा रहा है आपको, उससे आप सीख रहे हैं कि नहीं। बहुत सारी जगहों से पत्थर के औजार भी मिले हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो पूरा पाषाणकालीन युगीन उपकरणों से भिन्न है, इसलिए इन्हें नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें भी औजार भी हैं जिनकी धार को और अधिक पैना करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती है। ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज और वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीजों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का उपयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। उसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण प्रयोग लगातार होता रहा और कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए गए हैं। ये नवपाषाण युग के कुछ क्या उपकरण हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन करें। नवपाषाण युग के पुरातत्व स्थलों में कई प्रकार की मिट्टी के बर्तन मिले हैं। कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता था। बर्तनों का उपयोग चीजों को रखने के लिए किया जाता था। धीरे धीरे लोग बर्तनों का उपयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए थे। इसके साथ ही अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक पौधे उगाए जा सकते थे। अब यहाँ प्रश्न पूछा गया है कि क्या तुम कल्पना कर सकती हो कि इस पात्र में क्या रखा होगा। ये संग्राहक के रूप में अनाज के लिए उपयोग किया जाता था। क्या ये परिवर्तन हर जगह एक साथ ही आ गए होंगे? ऐसी बात नहीं। एक तरफ जहाँ कई जगहों पर स्त्री पुरुष शिकार और भोजन संग्रह करने का काम करते रहे थे, वहीं अन्य लोगों ने हजारों साल के दरमियान धीरे धीरे खेती और पशुपालन को अपना लिया। बहुत जगह लोग मौसम के मुताबिक बदल बदल कर अपनी जीविका चलाया करते थे। सूक्ष्म निरीक्षण किया जा रहा है स्थलों का, कैसे जैसे मेहरगढ़ में जीवन नृत्य हो। मानचित्र 2 पृष्ठ 13 में मेहरगढ़ ढूंढो। यह ईरान जाने वाले रास्ते में महत्वपूर्ण रास्ते बेलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। तो लोकेशन बता दिया। मेहरगढ़ आपके पाकिस्तान के बलूचिस्तान के सेक्टर में पड़ता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो मेहरगढ़ ढूंढो ये ईरान जाने वाले रास्ते पे बता रहा है कि पाकिस्तान से होकर के जाए। महत्वपूर्ण स्थल बोलन दर्रे के पास है, हरा भरा समतल स्थान। मेहरगढ़ को बाउल ऑफ बलूचिस्तान भी कहा जाता है। ये बलूचिस्तान का कटोरा है, अर्थात यहाँ फसल वगैरह बहुत अच्छी होती है। यह स्थल है जहाँ स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरी पालना सीखा। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं, जैसे हिरण, सुअर, जंगली जानवर, भेड़ और बकरियों की हड्डी। मेहरगढ़ में इसके अलावा चौकोर आयताकार घरों के अवशेष भी मिले हैं। स्क्वायरल और रेक्टेंगुलर घरों के अवशेष मिले हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं। इसमें से कुछ संभवतः भंडारण के लिए काम आते रहेंगे। तो आज भी 3 BHK 4 BHK हम मॉडर्न सिटी में भी देख रहे हैं। तत्कालीन समय में मानव ने भी लगभग इतनी ही अपनी आवश्यकता समझी होगी। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ कुछ सामान भी रखे जाते थे। अब मेहरगढ़ के चित्र को ऐसे दर्शाया गया है। हमने बताया 2 BHK 3 BHK 4 BHK आज भी चलता है, उस हिसाब से ये बनाने की कोशिश किया गया है। चित्र बहुत साफ नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के घरों को रखने की बात की गई है। तो मेहरगढ़ के घर का चित्र, मेहरगढ़ के घर शायद ऐसे दिखते हो कि तुम जिस घर में रहते हो उसके साथ इस घर की क्या समानता है। तो समानता सीखेंगे तो आपके नॉलेज में क्या होगी, वृद्धि होगी। मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतक के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए कब्रों में मृतकों के साथ भी सामान रखे जाते थे। मेहरगढ़ में क्या किया गया है, ऐसे कई कब्र मिले हैं, ग्रेवरी है, जहाँ पे क्या है, एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। उनकी जो प्रिमिटिव थॉट्स रही होगी उसके अकॉर्डिंग वहाँ कब्रें मिली हैं, ग्रेवरी मिली है। मेहरगढ़ की कब्र का चित्र, क्या तुम बकरे के कंकाल को पहचान सकते हो? तो ये है, तो अभी चित्र ही साफ नहीं है, तो इसमें कैसे हम चित्र पहचान पाएंगे? तो आपके लिए भी संभव नहीं होगा। बस ये जान लीजिए कि बकरी के चित्र मिले हैं मेहरगढ़ में मानव के साथ। अब इसकी कंपैरेटिव स्टडी की जा रही है वैश्विक स्तर पर कि क्या कुछ ऐसा मिला। तो फ्रांस में एक गुफा है। अपने एटलस में फ्रांस ढूंढो तो पहले यूरोप में जाओ, इंग्लैंड के नीचे आपको फ्रांस देखने को मिल जाएगा।
अपने एटलस में फ्रांस देखो, ये चित्र फ्रांस की एक गुफा का है। इस पुरातत्व स्थल की खोज लगभग 100 साल पहले 4 स्कूली छात्रों ने की थी। इस तरह के चित्र लगभग 20,000 साल पहले से लेकर के 10,000 साल पहले के बीच में बने गए हैं। इनमें से कई जानवरों के चित्र हैं, तो ये दिखाने की कोशिश किया गया है। इसमें जंगली घोड़े, गाय, भैंस, गैंडा, रेनडियर, बारहसिंगा, सुअरों को गहरे चमकीले रंगों से चित्रित किया गया है। इन रंगों को लौह अयस्क और चारकोल जैसे खनिज पदार्थों से बनाया गया है। यह संभव है कि इन चित्रों को उत्सवों के अवसर पर बनाया जाता था या फिर इन्हें शिकारियों द्वारा शिकार पर निकलने से पहले कुछ अनुष्ठानों के लिए बनाया गया। तो ये कुल मिलाकर के फ्रांस का एक चित्र है जिसको बना करके दिखाने की कोशिश की गई है कि ऐसे चित्र केवल भारत में नहीं, वैश्विक स्तर पर कई स्थलों पर मिले हैं। क्या तुम इन्हें बनाने का कोई और कारण बता सकते हो? तो यहाँ भी आपकी क्रिएटिविटी को बनाए रखना चाहती है क्या एनसीईआरटी। जैसे उपयोगी शब्द हैं आखेटक, खाद्य संग्राहक, पुरातत्व स्थल, उद्योग स्थल, आवासीय स्थल, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, लघु पाषाण, कृषक, पशुपालक, नवपाषाण युग और कब्र। तो ये टर्मिनोलॉजी ऑफ हिस्ट्री है, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा परिचित रहेंगे तो आपके लिए ठीक रहेगा। एक नवपाषाणी पुरातत्व स्थल, एटलस में तुर्की ढूंढो। नवपाषाण युग के सबसे प्रसिद्ध पुरातत्व स्थलों में चताल ह्यूग तुर्की में है। तो चताल और ह्यूग तुर्की में है। यहाँ दूर दराज स्थलों में कई चीजें लाई जाती थी और जिनका उपयोग किया जाता था। जैसे सीरिया से लाया गया चकमक पत्थर, ठीक है, लाल सागर की कौड़ियां, भूमध्य सागर की सीपियां। ध्यान रहे उस समय तक पहिए वाले वाहन का विकास नहीं हुआ था। लोग सामान खुद या जानवरों के पीठ पर लाद कर ले जाए थे। बताओ कौड़ियों और सीपियों का क्या उपयोग होता रहा होगा? तो ये आपकी क्यूरियोसिटी के लिए प्रश्न है। तो नवपाषाणी काल में अभी तक ये बता रहा है कि पहिए का आविष्कार नहीं हुआ है, लेकिन पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी। आग पूरा जलाती है, नवपाषाण काल में पहिए की खोज हुआ है। तो लेटर नवपाषाणी काल में क्या हुआ है? पहिए का आविष्कार हो गया। कल्पना करो तुम आज से 12,000 साल पहले पत्थर की एक गुफा में रहते हो। पृष्ठ 14 पर देखो, तुम्हारे मामा गुफा की एक भीतरी दीवार पर चित्र बना रहे हैं और तुम उसकी सहायता करना चाहते हो। तुम रंग बनाओ, रेखाएं खींचोगे या फिर उसमें रंग भरोगे। तुम्हारे मामा उसमें कौन सी कहानियां सुनाएंगे? याद करें, इन वाक्यों को पूरा करें। आखेट खाद्य संग्रह गुफाओं में इसलिए रहते थे क्योंकि ये वो अपनी सुरक्षा करते थे। घास वाले मैदानों का विकास 10,000 साल पहले हुआ है। खेती करने वाले लोग एक ही स्थान पर लंबे समय तक रहा करते थे। क्यों? क्योंकि वो खाद्य संग्रह के रूप में उनको सामान मिल जाता था, इसलिए बहुत परिवर्तन नहीं करते थे। पुरातत्वविद ऐसा क्यों मानते हैं कि मेहरगढ़ के लोग पहले शिकारी थे और बाद में उनके लिए पशुपालन ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया? तो मेहरगढ़ एक समतल स्थान था, बाद में वहाँ कृषि जो है का उत्पादन होने लगा, तो वो बहुत दूर तक पशुपालन कहते हैं मेहरगढ़ के लोग पहले शिकारी थे, बाद में वो पशुपालन पर ज्यादा ध्यान देने लगे। ठीक है, तो कृषि का जब उत्पादन होगा तो वहाँ पशुपालन को भी बढ़ावा मिलेगा और इन सारी चीजों को प्रमोशन मिलेगा, इसलिए पशुपालन करेंगे, उससे दूध भी लेंगे, मांस भी खाएंगे। तो ये पशुपालन के माध्यम से होगा। तो ये आप तर्क दे सकते हैं। आओ चर्चा करें। आखेटक खाद्य संग्रह एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते थे? उनकी यात्रा और आज की हमारी यात्रा के कारण में क्या समानता है? तो क्यों टहलते रहे होंगे? ये आप अपने आप से प्रश्न पूछिए। आखेटक खाद्य संग्रह एक स्थान से दूसरे स्थान पर मैंने क्या एनसीईआरटी ने ही आपको बताया है कि एक तो मानव का घूमने का कारण ये था कि उसे कृषि की जानकारी नहीं थी। एक स्थान पर रहते रहते उसकी खाद्य सामग्री खत्म होती थी तो दूसरी जगह तलाश में जाता था। तीसरा, नदियां बारहमासी हर जगह नहीं होती, तालाब सूख जाते थे तो पानी की तलाश में भी जाना होता था। चौथा, वो अन्य स्थानों पर पशुओं का पीछा करते हुए भी जाते थे जो कि शिकारी थे। तो ये सारे कारण थे, उसके कारण क्रम से गिनाए हुए हैं, तो उसको आप एक पेज में लिख करके ऐसा कर सकते हैं। आखेटक खाद्य संग्राहक आग का उपयोग किन किन चीजों के लिए करते थे? क्या तुम आग का उपयोग इनमें से किसी चीज के लिए करोगे? तो आग का उपयोग सुरक्षा के लिए, जानवरों से रक्षा के लिए, रास्ता देखने के लिए, भोजन पकाने के लिए, मांस पकाने के लिए, इन सब के लिए होता रहा होगा। तो ऐसा एनसीईआरटी बता रही है। कृषकों पशुपालकों का जीवन आखेटक खाद्य संग्राहकों के जीवन से कितना भिन्न था? 3 अंतर बताओ कृषकों और पशुपालकों। कृषक जो खेती करता है और पशुपालक का मतलब है जो पशुओं को जिंदा रखता था, अपने आसपास उनको पालतू बनाता था, उसके माध्यम से कैसे जीवन चलता है, इसके बारे में 3 विधियां आपको बता करके लिखनी है, कमेंट करना।
मध्य पाषाण युग 12,000 से 10,000, बसने की प्रक्रिया का आरंभ 12,000 साल पहले, नव पाषाण का युग 10,000 साल पहले, मेहरगढ़ में मस्ती का आरंभ लगभग 8,000 साल पहले। तो यही बताने की कोशिश एनसीईआरटी आपको कर रही है। आओ करके देखते हैं। ऐसे 2 काम लिखो जिन्हें आज महिलाएं और पुरुष दोनों करते हैं। 2 ऐसे काम बताओ जिन्हें सिर्फ महिलाएं करती हैं, और 2 वे जिन्हें सिर्फ पुरुष ही करते हैं। इसकी सूची की अपने 2 साथियों की सूची से तुलना करो। क्या तुम्हें इसमें कोई समानता या भेद दिखाई देता है? तो होमवर्क है जो एनसीईआरटी आपको सौंप रही है, करके देखिए। तुम जिन अनाजों को खाते हो उनकी एक सूची बनाओ, और इन अनाजों को क्या तुम स्वयं उगाते हो? अगर हाँ तो एक तालिका बनाकर उसकी खेती की विभिन्न अवस्थाओं को दिखाओ। अगर नहीं तो एक तालिका बना करके दिखाओ कि अनाज किसान से लेकर तुम्हारे पास तक कैसे पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर समाप्त हुआ आर्किड खाद्य संग्राहक से भोजन उत्पादन तक। आई होप कि यहाँ पर आपको ये समझाने में एनसीईआरटी सफल रही होगी कि आपकी प्रक्रिया में कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, जिसमें से मेहरगढ़ है, और कौन कौन से स्थल हैं आइए हम आपको दिखा देते हैं। ये हथियार हैं, हथियारों से विशेष मतलब नहीं है। एनसीईआरटी यहाँ से आपके प्रति एक जिज्ञासा पैदा कर रही है, और उस जिज्ञासा को लेकर के आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यही आगे चल करके विस्तार हो जाता है, और यही सब आपको परीक्षा में, क्योंकि अम्बेडकर की गुफाएं हैं, चित्र है, ये ब्रह्मगिरी है। जैसे जितने ये नीले वाले स्थल हैं, कोल्डिवा से चावल का मिला है, महागढ़ा है, भीमबेटका है, ये यहाँ से भित्त चित्र के उदाहरण मिले हैं। ठीक है, इनाम गांव है, ये आरंभी गांव जिसको बोलते हैं, इनाम गांव है। पय्यमपल्ली है, ये नव पाषाणिक स्थल है। दाजुहल्ली होर्डिंग इसको कहते हैं, ये आपका आश्रम में पड़ता है। तो ये सारे स्थल हैं जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, जिनके बारे में आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से एनसीईआरटी आपकी मदद कर रहा है। आइए वापस चलते हैं हम लोग। पिछले अध्याय में हम लोगों ने देखा था कि एनसीईआरटी दूसरे चैप्टर में हमसे आखेटक और संग्राहक के बारे में पूछ रही थी, जबकि तीसरे अध्याय में एनसीईआरटी हमसे पूछना चाह रही है या बताना चाह रही है कि आरंभिक नगर कौन कौन से हैं, सिटी बनने की दिशा क्या है। तो अगर आप पॉलिटी की तैयारी करते हैं तो देखिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में 73वां और 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायत और नगर के बीच में अंतर किया गया है। तो वहां से आप नगर किसे कहते हैं इसको लिख करके बताइएगा, तो आपके काम करने की प्रक्रिया से एनसीईआरटी आपकी कंप्लीट होती चली जाएगी। जैसे आरंभिक नगर, प्रारंभिक नगर किसे कहते हैं? पुराने भवन का संरक्षण। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे, घोस्ट होम जिसे बोलते हैं। एक ने कहा इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? इनकॉर्नेशन उसको बोलते हैं, नक्काशी को। दूसरी महिला ने कहा हमने मंत्री जी को पत्र लिखा है, लिखकर कहना चाहिए कि हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। ये हिस्ट्री के प्रति एक जिज्ञासा पैदा करने की एनसीईआरटी की कोशिश है, जैसे हड़प्पा की कहानी कहने की कोशिश की जा रही है। हड़प्पा क्या है? अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई गई होगी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरातात्विक स्थल मिला, जो आधुनिक पाकिस्तान है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी, और यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिसमें उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई। इसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा, और तब पता लगा कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है, चूंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरातत्व स्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता कहा गया, या हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कही गई।
इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ है। ठीक है, तो एनसीईआरटी आपको डेडलाइन दे रही है, इसको नोट करते चलिएगा और समझते चलिएगा। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह पर भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? अपनी राय दीजिएगा, क्यों रखना चाहिए और नहीं रखना चाहिए तो क्यों नहीं रखना चाहिए। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब प्रांतों से मिले हैं। इन सभी स्थलों से पुरातत्वविदों की अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने हुए थे, पत्थर के बाट, मोहरे, मनके, ताबे, उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड। तो ये सब क्या मिला है ये बताने की कोशिश एनसीईआरटी कर रही है। इन नगरों की विशेषताएं क्या थी? इन नगरों में से कई को 2 या 2 से ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया। प्रायः पश्चिमी भाग छोटा भाग था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह एक निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को निचला नगर कहा। दोनों हिस्सों की 4 दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती थी। इनकी ईंटें इतनी अच्छी पक्की थी कि हजारों सालों बाद तक उनकी दीवारें खड़ी रही। दीवारें बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे जिससे कि दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें बनाई गई। मिसाल के तौर पर मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महास्नानागार कहा, ग्रेट बाथ इसको बोला गया है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का उपयोग किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर का ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में 2 तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई थी। चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े भंडारगृह मिले हैं। कालीबंगा, लोथल और अन्य नगरों में अग्निकुंड, फायर वर्क्स मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे नगरों में ऐसे बड़े भंडारगृह, ग्रेनरी मिले हुए हैं। ये कौन कौन से स्थल हैं आइए देख लेते हैं। उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर कौन से हैं? झेलम, चेनाब, रावी, हड़प्पा। हड़प्पा कहाँ मिला? रावी के किनारे। राखी गढ़ी कहाँ पे है? राखी गढ़ी आपकी हरियाणा में है। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में है। गनेरी वाला ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में है। ठीक है, गनेरी वाला इसका नाम है, पंजाब प्रांत में है। सॉरी, ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। मोहनजोदड़ो, सिंधु नदी, सुतकागो, चौहंदड़ो, धौलवीरा, सुरकोतड़ा, लोथल, ये सब आरंभिक नगर हैं जो हड़प्पा सभ्यता में आपको पढ़ने को मिलेगा और ये एनसीईआरटी आपका एक परिचय करा रही है। महास्नानागार का ये देख लीजिए चित्र। ये सीढ़ियां उत्तर से दक्षिण बनी हुई हैं आने जाने के लिए, कि इधर से स्नान करने के लिए प्रवेश करना है, इधर से स्नान करके निकल जाना है। और इसमें पानी का जो प्रवाह है पूर्व से पश्चिम से पूर्व की तरफ है, जिधर नदियों का प्रवाह अक्सर रहता है। तो ये बताने की कोशिश किया गया है कि कैसे इनके डिजाइनिंग। भवन, नाले और सड़कें। हड़प्पा के नगरों में ईंटों की चिनाई कैसे की गई ये देख लीजिए। ऐसी ईंटें हुआ करती थी। चित्र बहुत साफ नहीं है लेकिन एक फिगर आपको मिल जाएगा दिमाग में समझने के लिए। इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिला होता था। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में अलग अलग स्नानागार होता था। कुछ घरों में कुएं भी होते थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह मेन होल बनाए गए थे जिसके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले, सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया गया था, एक ही साथ किया जाता था। तो इसका मतलब है कि ये प्लान्ड सिटी थी जिसके बारे में एनसीईआरटी हमको बताना चाह रही है। यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई 2 अंतर लिख करके बताइए। तो ये आपके लिए होमवर्क भी दे रही है एनसीईआरटी, इसको कर लीजिएगा। नगरीय जीवन। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतों को बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर, अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों की अंग्रेजी होती है बीड्स, सोने चांदी से बने आभूषण जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे।
इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे, शायद इन चीजों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे, वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे, साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिलते हैं जिससे बच्चे खेलते होंगे। ये एक बात कही गई है ऐसे उसमें एनसीईआरटी में हड़प्पा सभ्यता के बारे में। नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? तो ये देखिए, ये चित्र के माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। और क्या लिखा है? सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की सड़क और उसमें बना नाला है, ऊपर एक कुआं है, बाईं और नीचे हड़प्पा की एक मुहर है। इस मुहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का ये प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश तो की, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। दाईं और नीचे मिट्टी के खिलौने हैं, ये देख लीजिए, ठीक है। तो इसके बारे में आप आसानी से समझिएगा कि इस समय लिखी हुई चीजें तो मिलती हैं, लेकिन उनका उपयोग हिस्ट्री के लेखन में नहीं किया जा सका है। तो हड़प्पा सभ्यता को समझने के लिए जब तक की लिपियां पढ़ी नहीं जाती, हम साक्ष्यों के आधार पर इतिहास का वर्णन करते हैं। ऐसा एनसीईआरटी कह रही है। नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। पुरातत्वविदों की जो चीजें यहाँ मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बाट और फलक है। ऊपर पत्थर के बाट देखो कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बाटों को बनाया गया है। ये चढ़ पत्थर के बनाए गए हैं। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तोड़ने के लिए बनाया गया होगा। मध्य में बाएं मनके हैं, ये देखिए गोलाकार के जो बने हैं, मनके बनाया गया होगा। मध्य में बाएं, इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों के हैं। ये पत्थरों का एक प्रकार है। पत्थर कई प्रकार के होते हैं, जैसे चढ़ है, क्या कहते हैं, कार्निलियन पत्थर है। तो इस तरह से पत्थरों के बहुत सारे डिजाइन हैं, तो उसके बारे में बात करें। कार्निलियन पत्थर के बनाए हुए पत्थरों को काट कर तराश कर मनके बनाए जाते थे, अर्थात बीट्स बनते थे। इनके बीच में छेद किए जाते थे ताकि धागा डालकर इनकी माला बनाई जा सके, जैसे ये बनाई गई है। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक हैं, नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है। इनमें से कई कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है, ठीक है। तो ये सारे चित्र हैं जिसके माध्यम से हिस्ट्री में प्रश्न बनाए जाते हैं। अब कैसे हैं आइए देखते हैं। आओ सब कुछ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली हैं उसमें से अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं, ठीक है। ये है फलक, ये है मनके। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार पृष्ठ 27, ठीक है, इन आयताकार पत्थरों की मोहरें बनती हैं। आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे। ये पृष्ठ 6 में देखने की बात कर रहा है। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा वहां भी धातु का उपयोग होता था। क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती के साक्ष्य मिले। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों का अवशेष, चांदी के एक फूलदान का ढक्कन, कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं के चिपके हुए मिले हैं। पकी ईंट, फेयंस से बनी तकलियां, सूत कतई का संकेत मिला है। तो ये सब नोट कर लीजिएगा, ये परीक्षा में पूछा जाता है। एनसीईआरटी में है, इसलिए जो भी जानकारी आपको मिले एक अलग पेज से और जिस स्थल पर मिले उसके नीचे लिखते जाइए। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना, फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। पृष्ठ 28 पर चित्र देखो और मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है, उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दर्शाई गई है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है, हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें यह पता नहीं
है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या केवल महिलाएं? शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे और स्किल्ड थे। फेयांस, देखिए फेयांस बनाया गया है। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर ऐसी वस्तुएं बनाई जाती थी, जिनके बाद उन वस्तुओं का एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्राय नीले और हल्के समुद्री हरे होते थे। फेयांस से मनके, चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है, तो फेयांस क्या था? एक मल्टीपल पार्ट्स था या चूड़ियां टूल्स थे जो बनाए जाते थे। तो फेयांस। कच्चे माल की खोज। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं, जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्क। प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल, इनमें से फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिससे बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात किया करते थे। ठीक है, किन किन चीज का? तांबा, लोहा, सोना, चांदी, ये बहुमूल्य पत्थर थे जिनको दूर से आयात किया जाता था। ठीक है, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे, यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन थी, जिनका आयात आधुनिक ईरान या अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक या बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान, अफगानिस्तान से किया जाता था। चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, इस चित्रों को देखो। और एक खिलौने और दूसरी तरफ मुहर है। ठीक है, ये मुहर है और ये खिलौना है। क्या तुम बता सकते हो कि हड़प्पा के लोग यातायात के लिए किन साधनों का उपयोग करते थे? पिछले अध्ययनों में क्या तुमको पहिए वाले वाहनों की जानकारी दी गई है? तो ये आपसे ही पूछ रहा है एनसीईआरटी कि क्या पिछले अध्ययन से आपने कुछ सीखा है अथवा नहीं। तो लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, वे अनाज उगाते थे, जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों, दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वे प्राय लकड़ी से बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता होगा, जरूरत पड़ने पर उनसे फसलों की सिंचाई की जाती होगी। हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब, चारागाह होते थे, लेकिन सूखे महीने में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर तक जाना पड़ता रहा होगा। ये बेर जैसे फसलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे, हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। तो ये बात बताएंगे। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। कच्छ के इलाकों में खादी बेत के किनारे धौलावीरा नामक नगर बसा था, जहाँ पर साफ पानी मिलता था। जमीन उपजाऊ थी। जहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभाजित थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। पहले इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया और इन अभिलेखों को समोत्तर लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लोग मोहर जैसी वस्तुओं पर पाए जाते थे। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती के उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे नगर पर है जहाँ कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों, धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में भंडार गृह भी था। इस भंडार गृह से कई मोहरें, मुद्रांकन, मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी हुई छाप से मिले हैं। लोथल एक बंदरगाह था। एक बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थी। समुद्र यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता रहा होगा। यह है लोथल का तस्वीर। तो ये आप देख सकते हैं कि लोथल की क्या संरचना रही हो। यहाँ एक इमारत मिली है जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। बीट्स फैक्ट्री कहाँ मिली है? लोथल में मिली है। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण, तैयार मनके यहाँ से मिले हैं। मुद्रा, मोहर, मुद्रांकन या मोहरबंदी,
ये है मुद्रा। इसी का उपयोग इसी के आधार पर जो है व्यापार का लेन देन होता था। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता था, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहाने पर गीली मिट्टी पोत कर उस पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते थे। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई। ये प्रमाणिकता के लिए इसका उपयोग किया जाता था। आज भी मोहर का उपयोग होता है। पता लगाओ कि मोहरों का उपयोग किस लिए किया जाता है। सभ्यता के अंत का रहस्य। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर, बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ यह पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया। इसका कारण ये भी हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन इन कारणों से स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। लेकिन बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ वो परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। और आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई इलाके पूर्व और दक्षिण के इलाके में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इसके बारे में तुम अध्याय 5 में और 8 में पढ़ोगे। ये जानकारी भी आपको दे दी गई है। अन्यत्र अपने एटलस में मिस्र ढूंढो। नील नदी के आसपास वाले इलाकों को छोड़कर मिस्र का अधिकांश भाग रेगिस्तान है। लगभग 5000 साल पहले मिस्र में शासन करने वाले राजाओं ने सोना, चांदी, हाथी दांत, लकड़ी, हीरे जवाहरात लाने के लिए अपनी सेनाएं दूर दूर तक भेजी। इन्होंने बड़े मकबरे बनवाए जिन्हें पिरामिड कहा गया या पिरामिड के नाम से जाना जाता है। राजाओं के मरने पर उनके शवों को उन्हीं पिरामिडों में दफनाकर सुरक्षित रखा जाता था। इन शवों को मम्मी कहा जाता था। उनके शवों के साथ और भी अनेक चीजें दफनाई जाती थी। इसमें खाद्यान्न, पेय, वस्त्र, गहने, बर्तन, वाद्य यंत्र, हथियार और जानवर शामिल हैं। कभी कभी शव के साथ उनके सेवक और सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। दुनिया के इतिहास में शवों को दफनाने की परंपरा को देखते हुए मिस्र में सबसे ज्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। क्या तुम्हें लगता है कि मरने के बाद इन राजाओं को इन चीजों की जरूरत पड़ी होगी? कल्पना करो, तुम अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा कर रहे हो। यह बताओ कि तुम यात्रा कैसे करोगे? तुम्हारे माता पिता यात्रा के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे और मोहनजोदड़ो में तुम क्या देखोगे? ठीक है, इस तरह से याद करो। क्या उपयोगी शब्द? नगर, नगर दुर्ग, इसे जो है क्या बोलते थे? सिटी फोर्ट। शासक, लिपिक, मोहर, शिल्पकार, धातु विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल, सिंचाई, ये सारे टर्म हैं। पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था? तो जो भी मेहरगढ़ से मिला है साक्ष्य उससे पता चल जाएगा। निम्नलिखित का सुमेल करो, जैसे तांबा गुजरात, सोना अफगानिस्तान, टेल राजस्थान, बहुमूल्य पत्थर कर्नाटक। हड़प्पा के लोगों के लिए धातुओं, लेखन, प्रक्रिया, हल क्यों महत्वपूर्ण थे? और चर्चा करें। इस अध्याय में पक्की टेराकोटा से बने सभी खिलौनों की सूची बनाओ। उसमें से कौन खिलौने बच्चों को ज्यादा पसंद आए ये भी बताइए। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले। तो ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो आपको जाननी चाहिए। इस अध्याय में पक्की ईंटें, टेराकोटा से बने सभी खिलौनों की सूची तो पहले बताया, जो पसंद आए बताइए। हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री की सूची बनाओ। आज इनमें से तुम क्या क्या खाते हो निशान लगा करके बताओ। हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन क्या उन किसानों से भिन्न था जिनके बारे में पिछले अध्याय में पढ़ा? इसके उत्तर में इसका कारण बताओ। आओ करके देखिए अपने शहर या गांव की 3 महत्वपूर्ण इमारतों का ब्यौरा दो। क्या वे बस्ती के महत्वपूर्ण इलाकों से बनी है? इन इमारतों का उपयोग किस लिए किया जाता है? तुम्हारे इलाके में क्या कोई पुरानी इमारत है? पता करो वह कितनी पुरानी है और उसकी देखभाल कौन करता है। तो इस तरह से नगरों से हमारा परिचय करा रहा है। अब मैं संक्षिप्त रूप में आपको बता दूं कि हड़प्पा सभ्यता की जो एनसीईआरटी डेट देती है वो 2500 से लेकर के लगभग 1500 या 1750 ईसा पूर्व है। तो यहाँ तक के कार्यकाल को नगरीय सभ्यता का कार्यकाल कहा जाता है। इसके बाद इनका पतन का कार्यकाल प्रारंभ हो जाता है। फिर वैदिक युग प्रारंभ हो जाएगा 1500 से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक।
तो यहाँ हम लोगों ने नगर के बारे में जान लिया, आरंभिक नगर के बारे में जान लिया, उनकी एक सूची जान ली। एनसीईआरटी अभी वो संक्षिप्त रूप में आपका परिचय करा रही है। तो कक्षा 6 के माध्यम से कैसे हम अपने सरल प्रश्नों को जटिल की तरफ लेकर के जाएंगे। जैसे जैसे क्लास बदलेगी, एनसीईआरटी का स्वरूप बदलेगा, तो आप आसानी से इसको देख पाइएगा। ठीक है, तो जो सामानों की सूची बनाई गई है उसे नोट कर लीजिएगा और चित्र देख करके आप कल्पनाशीलता में अपने थोड़ा सा गति दीजिएगा, तो धीरे धीरे एनसीईआरटी आपको समझ में आने लगेगी। उम्मीद है आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।